हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मैं डॉक्टर प्रिंस शर्मा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर और डीन साइंसेज कार्यरत हूँ यहाँ पर। आज ए रियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ रहा हूँ। एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपने विचार जो हैं इस वायरस कोविड-19 वायरस के बारे में थोड़ा सा आज शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आप सबको पता है कि लॉकडाउन फेज़ 3 शुरू हो गया है। लॉकडाउन फेज़ 1, लॉकडाउन फेज़ 2 जो हमने अपने सारे देश में बड़ी ही एक तरीके से और बड़ी सफलता से हमने उसको पार किया है। भारत देश की जो सरकार है, इन्होंने बहुत अच्छे और बड़े तरीके से एक मेजर्स लिए हैं सारे। अगर हम अपने देश को कंपेयर करें बाकी मुल्कों से, बहुत एडवांस मुल्कों से, यूरोप से, यूएस से, तो हम उनसे अभी भी कहीं बेहतर स्थिति में हैं। उन लोगों ने जो किया है, हर कंट्री ने अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से किया है। भारत एक ऐसा डेंस पॉपुलेशन वाला, बड़े अलग अलग रिलीजन्स वाला देश होते हुए भी और उनसे कहीं कम अपने रिसोर्सेज के होते हुए भी, अगर आप आंकड़े देखें तो हमारे देश में जो पॉजिटिव केसेस हैं या जितनी डेथ्स हुई हैं, वो अभी भी उन यूरोप के देशों से, बहुत सारे देशों से, और अमेरिका से और कई देशों से बहुत कम है। ये इसलिए है कि शायद हमने बहुत वक्त पर ही अपना लॉकडाउन का एक पीरियड जो है उसको शुरू कर दिया था। लॉकडाउन को एक बड़े तरीके से और सफलता से लगाना, ये अपने आप में एक बहुत सफलता की बात है। ये मैं आपको बता दूं कि ये वायरस जो है, इसका जो जन्म हुआ या ये शुरू हुई चाइना से, बहुत लोग अलग अलग थ्योरीज़ को मानते हैं। अमेरिकन लोग कहते हैं कि ये लैब से आया है, मैन मेड है, ये उनकी आपस की राजनीति है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये वहाँ की एक वेट मार्केट से आया है। वहाँ की वेट मार्केट मीन्स जहाँ पर ये लोग लाइव जानवरों को बेचते हैं, खाते हैं वहाँ पर। उस एक मार्केट, वुहान के एक मार्केट से, वहाँ से ये निकला है। दरअसल ये वायरस जो है, ये शुरू होता है एक चमगादड़ से। बहुत सारी बैट्स जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली चाइना में, ये बैट्स जो हैं ये इसका एक रिजर्वायर है, जहाँ की उसमें बैट्स में ये ऐसी वायरसेस बहुत रहती हैं। बैट्स से ये किसी एक इंटरमीडिएट सोर्स में आया है, जो कि कोई कैट भी हो सकती है, जो कि कोई पैंगोलिन भी हो सकता है, इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, और वहाँ से ये ह्यूमंस में आया। अब ये वायरस इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है कि ये आप देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ी से ये सारी दुनिया में फैला है। ना सिर्फ ये एक इन्फेक्शियस है, ये बहुत डेडली वायरस भी है। ये मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर कि ये जो वायरसेस हैं, बहुत सारे पैंडेमिक्स आ रहे हैं, ये सारी नई नई वायरसेस बन रही हैं। अगर आपको याद हो तो 2003 में SARS-1 आया था, ये SARS-2 है, और उसके बाद 2008 में H1N1 स्वाइन फ्लू आया था। फिर 2013 में मर्स आया था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में कैमल्स के थ्रू आया था। अब ये जो वायरस है, ये SARS-2 है, ये और भी डेडली बन के आया है। होता क्या है कि चमगादड़ों में, या ये जो रिजर्वायर्स हैं, पैंगोलिन्स या कैट्स वहाँ पर चाइना में, ये उनके अंदर ये बहुत सारी वायरसेस हैं ऐसी, जो आपस में रिकम्बाइन करती रहती हैं। आपस में रिकम्बाइन करके ये एक नई वायरस बन जाती है वहाँ से, और एक ऐसी कोई नई वायरस बन के दुनिया में फैलती है कि वो जो, जैसे आप देख रहे हो, कि पूरा संहार करती है सारा। ये वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा एक बुरा सपने जैसा हमारे लिए सिचुएशन चल रही है इस वक्त। बहुत समय पर ही हमारे देश ने एक लॉकडाउन शुरू कर दिया था, और लॉकडाउन कितना सक्सेसफुल हुआ ये भी मैं आपको साइंटिफिकली थोड़ा सा बता दूं इसको, कि ये वायरस है, साइंटिफिकली ये कहती है कि अगर लॉकडाउन ना हो, कुछ भी मेजर्स ना लें हम, तो एक वायरस से इन्फेक्टेड बंदा 400 और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है।
लेकिन अगर लॉकडाउन को प्रॉपरली अगर आप फॉलो करें, प्रॉपरली लगा दें सारा, तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो 2.5 रह जाती है, जो कि हमारे देश में ऐसा ऑलमोस्ट हुआ है। जिसका मतलब है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जिसने कि बहुत हद तक संक्रमण को आगे फैलने से बहुत ज़्यादा रोका है। और उसके बाद अब ये जो लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, ये अब बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। बहुत क्रिटिकल पीरियड गवर्नमेंट के लिए इसलिए है कि गवर्नमेंट एक तरफ तो हमारे लोगों को बचाना चाहती है कि संक्रमण से लोग मरे नहीं, लेकिन जो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन चली गई है, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, थ्रू आउट तक ग्लोब हो गया है, भारत में भी हुआ है, तो उसको इकोनॉमी को भी गवर्नमेंट ने देखना है। उसके लिए अब लॉकडाउन 3 में बहुत सारे छूटें दी गई हैं, उसमें बहुत सारी छूटें दी गई ताकि लोग अपने बिजनेस में वापस आ सकें, इंडस्ट्री शुरू हो सके, ग्रोसरी, एक छोटा उद्योगपति से लेके बड़ा उद्योगपति अपना काम चला सके, ऊबर की टैक्सीज वगैरह ये चल सकें सारी। तो एक बैलेंस सा गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन इस बैलेंस में अगर अगर हमने इसको ठीक से फॉलो ना किया, तो ये सारा जो लॉकडाउन 1 का और लॉकडाउन 2 का जो हमें अब तक लाभ पहुंचता रहा है, वो सारा खत्म हो जाएगा, वो सारा निगेट हो जाएगा उसमें। अब ये टाइम है जो क्रिटिकल, जहाँ पर कि संक्रमण की जो पीक है, वो जो जो ग्राफ है वो ऊपर जा सकता है अगर हमने इसको ठीक से फॉलो नहीं किया। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप तबलीगी समाज को देख लीजिए, आप नांदेड़ वालों को ये देख लीजिए, अगर हमने इसको थोड़ा सा भी और ढंग से कर लिया होता तो हमारे केसेस अभी नहीं होते। और भी अगर हम जैसे आगे केसेस में हैं, अब आज से ट्रेनें चल रही हैं, जितने भी मज़दूर लोग हैं उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए इतना ज़्यादा एकदम से ये खुल गया है, और जो एकदम से सारी आवाजाही हुई है, इसको अगर बहुत कंट्रोल और बहुत ठीक तरीके से अगर ना किया गया, तो ये इस सारा का सारा फ़ायदा लॉकडाउन्स का ख़त्म भी हो सकता है। मेरी दरख्वास्त आम लोगों से, आप भाइयों से यही है, क्योंकि मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ आपको लोगों को, वो आप एक एम्बेसडर्स हैं मेरे, जो कि आप मेरी बातें आगे तक पहुँचाएंगे। आप ही लोग हैं जिन्होंने आगे पहुँचाना है कि एक पढ़े लिखे तक भी और एक निचले वर्ग तक भी, कि ये कैसे हमने इसका लॉकडाउन 1-2 का फ़ायदे को उसके ख़त्म नहीं होने देना है हमने। अभी तक इसका जो हमारे लिए एक नुकसानदायक बात और भी है कि ये वायरस नहीं है, साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये कैसे इन्फेक्ट करती है, कैसे इम्यूनिटी आती है, कोई दवाई नहीं है इसके अगेंस्ट बनी, अभी वैक्सीन्स कोई अगेंस्ट तैयार नहीं है इसके। दुनिया भर में 115 वैक्सीन्स पे काम हो रहा है सारी दुनिया में, और उसमें से 6 और 7 ऐसी हैं जो कि फ्रंट लाइन पे हैं। उनमें से भारत में भी एक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक है, ये जो ऐसे वैक्सीन्स बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं बनाने में। आम तौर पे एक वैक्सीन बनानी हो, आम टाइम्स में वैक्सीन बनानी हो, तो एक वैक्सीन को बनाते बनाते 5 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन इन डेस्परेट टाइम्स में, डेस्परेट मेजर्स, तो गवर्नमेंट ने और सारी दुनिया ने इसका बनाने का टाइम बहुत कम कर दिया है। अलग अलग तरीके की वैक्सीन तैयार हो रही हैं। कुछ लोग बना रहे हैं कि वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, किल कर देते हैं, और इसको शरीर में डालते हैं ताकि इम्यूनिटी बन जाए। अब वायरस कुछ डिजीज़ नहीं कर सकती, लेकिन इम्यूनिटी बना देती है। दूसरी चीज़, आप दूसरी तरीके के आपने देखे होंगे वैक्सीन्स, आपने देखे होंगे कि वायरस के ऊपर स्पाइक्स से लगे होते हैं, वो स्पाइक्स को लेके उसको क्लोन करते हैं उन वायरसेस में जिनको कि जो कि बिल्कुल ही हार्मलेस हैं, और उनको बॉडी में अगर आप डालें तो आपकी इम्यूनिटी बन जाती है उसके अगेंस्ट। फिर जब आपको रियल वायरस इन्फेक्ट करती है तो आपके अगेंस्ट ऑलरेडी इम्यूनिटी बनी होती है। और भी है, जैसे BCG वैक्सीन है, सारी दुनिया में लोग BCG वैक्सीन बहुत ट्राई कर रहे हैं। BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हम सालों से चलती आ रही है, हम लोग भी बचपन में हमने भी लगवाई है। अब BCG वैक्सीन अगेन इस वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि एक जनरल इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बन जाए। ये स्पेसिफिक नहीं होती, बिल्कुल एक जनरल इम्यूनिटी आपके बॉडी में बन जाए, ताकि उस इम्यूनिटी से आप जब वायरस इन्फेक्ट करती तो उससे बचे रहें। इस वक्त अगर हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन डेवलप करने में, अभी भी बनने में, मार्केट तक आने में कम से कम 1 साल लगेगा, और अगर लगेगा भी, वो वैक्सीन कितनी की लाभदायक होगी, कितनी की वो इफ़ेक्टिव होगी, ये अभी किसी को कुछ नहीं पता।
कितनी महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी, कितना उसका लोग फ़ायदा उठा पाएंगे, खरीद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी अभी कुछ नहीं पता। ये भी अभी कुछ नहीं पता कि वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी को कितनी इम्यूनिटी दे पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी इस वायरस के बारे में कुछ नहीं पता कि ये कितनी इम्यूनिटी हमारे को देती है। बहुत से लोग एक और आजकल आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरापी पे जा रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं लोग, कि जो लोग ठीक हो जाते हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ जो बनी होती हैं, उसका उन लोगों का ब्लड लेते हैं, उन लोगों का प्लाज्मा सेल सेपरेट करके प्लाज्मा ले लेते हैं जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ अगर आप पेशेंट को दो जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरी हालत में है इस वायरस से, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये सारा ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि कितनी इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनिटी कामगार है कि नहीं है, ये एंटीबॉडीज़ कामगार हैं कि नहीं है, प्लाज्मा थेरापी का फ्यूचर में क्या होगा, ये अभी तक कुछ नहीं पता। 1-2 केसेस में ही है जहाँ पर थोड़ी सक्सेस मिली है। बहुत सारी दवाइयाँ भी लोग ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन्स और प्लाज्मा थेरापी के अलावा, जैसे रेमडेसिविर है, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, पर ये दवाइयाँ बिल्कुल भी अभी ट्रायल बेसिस पे हैं। कोई इनको ले ना बिल्कुल भी ऐसे, ये उनके लिए हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हाई रिस्क डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और जो पेशेंट्स हैं जिनका हाई रिस्क पे हैं, उनके लिए ही है, सिर्फ आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है। उन पे ये उनको दे देते हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत भी अगर होता है तो लाभ हो जाए अगर उनको, तो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। इस सिनेरियो में कि अगर हमारे पास ना कोई वैक्सीन है, ना हमारे पास कोई दवाई है, ना कोई और तरीका है, हमारे पास सबसे जो कारगर उपाय इसका यही है कि हम अपना गवर्नमेंट जो हमारे को जैसे कहती है, सारे सारे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जो हमारे को कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स आप कम से कम 1-2 मीटर का फासला रखें, क्योंकि ये वायरस एरोसोल से नहीं जाती, ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाती है, जो कि 1 मीटर तक इन्फेक्ट कर सकता है। 1 से 2 मीटर तक अगर आप फासला बनाए रखें और मास्क पहने रखें तो आपका बहुत बचाव हो सकता है उसमें। तीसरी चीज़ है कि अपनी हाइजीन को उसको बहुत रखें। हाइजीन मीन्स अपने हैंड्स वॉश करने हैं। आप कहीं भी जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, आप लिफ्ट प्रयोग करते हैं, आप कार का प्रयोग करते हैं, कहीं भी चीज़ें आप जहाँ पर भी छूते हैं तो आप उनको अपना हैंड्स को वॉश करते रहें। अगर आप घर में हैं, अगर आपको सोप या डिटर्जेंट अवेलेबल है तो आप डिटर्जेंट से, उसके जैसा कोई भी सैनिटाइज़र नहीं है, सोप से आप कोई भी सोप ले लें, सोप से अच्छे से 20 सेकंड वॉश करें, जैसे कि सारी जगह बताया भी जाता है उसको, तो 20 सेकंड तक अच्छे से वॉश करें। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप वॉशिंग करते हो, इतना वॉश करते हो, पानी का प्लीज़ कम से कम उपयोग करें, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें। जहाँ पर आपको सोप अवेलेबल नहीं है, डिटर्जेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, लेकिन कम से कम, और एक अच्छा सैनिटाइज़र का ही प्रयोग करें। मास्क, जब मैं मास्क की बात करता हूँ तो बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको N95 ही पहनना है। आपको एक सिंपल मास्क, अगर आप ऐसे पहन लेते हो इसको, मास्क को याद रखिए कहीं भी यहाँ पर टच नहीं होना, हाथ से टच नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ें ही टच होनी चाहिए। जैसे मैंने मास्क पहना है, पूरा नाक कवर होना चाहिए, नीचे तक कवर होना चाहिए। आप मास्क को पूरी तरह से इस तरीके से पहनिए, और जब आपने मास्क उतारना है तो मास्क आप ऐसे उतार के, बीच वाला हिस्सा बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अभी मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन अगर आपने डिस्कार्ड करना है मास्क को तो कैसे डिस्कार्ड करेंगे? कहीं भी ऐसे नहीं फेंकना है। आप घर में एक डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना के रख सकते हो। अगर डिटर्जेंट्स और भी अगर आपको ज़्यादा थोड़ा उसका लगता है तो आप एक ब्लीच का सॉल्यूशन बना के घर में रख सकते हो। वैसे डिटर्जेंट इनफ होता है कि जैसे आप कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट बना के आप उसमें डाल दो, उसमें डाल के अगर आपने फिर उसको काफ़ी देर पड़ा रहने दो, घंटा 2 घंटा, उसके बाद फेंकिए उसको। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मास्क की कभी कमी भी होती है तो आप उस डिटर्जेंट में या ब्लीच में इस मास्क को आप वॉश भी कर सकते हो। वॉश करके धूप में आप सुखा दीजिए, जब बिल्कुल सूख जाए तो आप उसका दोबारा प्रयोग भी कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो उसमें। कई बार क्योंकि मास्क की बहुत कमी हो जाती है, मिलते नहीं हैं, तो आप उसको रीयूज़ करना चाहें तो आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मास्क गीला नहीं पहनना है इसको। इसके अलावा बहुत सारे आप यूट्यूब में जाइए, कहीं भी जाइए, गूगल पे आपको बताएंगे कि एक सिंपल 4 फोल्ड करके, अगर आप इसको रुमाल को भी 4 फोल्ड करके पहन लें तो वो भी आपके लिए कारगर है। लेकिन उसको जब फेंकना है तो ये ऐसे फेंकना नहीं है, उसको डिटर्जेंट में ही आपने हमेशा फेंकना है। लाइसॉल में फेंकिए या डिटर्जेंट में फेंकिए या ब्लीच में फेंकिए, उसमें उसको करके फिर आप उसको धो के रीयूज़ भी कर सकते हैं। सो
मेरा आपसे बड़ा ये अनुरोध है कि ये जो आप चीज़ें हैं सारी की सारी, इनको आप पूरे तरीके से फॉलो करें। आपने देखा होगा, अभी मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ, लॉकडाउन जैसे ही 3 खुला है तो लोगों की एकदम भीड़ बाहर आई है। लिकर शॉप्स के बाहर किलोमीटर्स लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप का ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का जो प्रयोग होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इन कंडीशंस में ये हम लोग हैं कि हम लोग ये आवाज़ उठाएं, हम लोग हैं, हम लोगों को समझाएं कि ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल आगे हमारे लिए और भी नुकसानदेह हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा, हाथ धोने के अलावा, मास्क पहनने के अलावा, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने निकलना है, बहुत ज़रूरी है, तो आप बाहर निकलिए। बिल्कुल एहतियात बरतिए सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क की, और बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी हो तो आप निकलिए। इसके अलावा मैं आपसे और भी ये अनुग्रह करूँगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखें। जितना लिकर लेंगे आप, सिगरेट लेंगे आप, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं, स्ट्रेस बहुत है, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस फ्री रहना, अच्छा खाना पीना रखना, आप अपना इम्यूनिटी के लिए आप अपने अ, अपने भोजन में नियमित रूप से आप तुलसी का, आप अपना दालचीनी का, अदरक का, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ये विटामिन सी का, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी तौर पे बिल्डअप करती हैं। नॉन वेज खाना चाहें ज़रूर खाइए, लेकिन सारा का सारा खाना आपका बिल्कुल ठीक तरीके से पका होना चाहिए। सो इम्यूनिटी डेवलप करना एक सबसे बड़ी मेरे लिए है कि बात है। ये मैं आपको इसलिए भी बता देता हूँ क्योंकि 80 से 95% लोग जो इन्फेक्ट होते भी हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। मीन्स आती है बीमारी, वायरस आके चली भी जाती है, लेकिन उनको पता भी नहीं लगता, कोई सिम्टम नहीं होता। 15% लोग ऐसे भी हैं जिनको कि सिम्टम होते हैं। ख़ास करके हम लोगों को अपने लिए बचाना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, या जिन लोगों को और भी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की या कैंसर की या कोई डायबिटीज़ की या हार्ट की, तो उनको बचा के रखना अपने परिवार से, बच्चों को, कम से बच्चों को बचा के रखना परिवार में ही हमारा ज़िम्मा है। इसलिए हमें अपने आप को बचाना चाहिए। हम चाहे स्ट्रॉन्ग हैं, हम सोचते हैं कि चाहे हमारे को कुछ नहीं होगा, पर उन लोगों के लिए आप अपना ज़िम्मा ज़रूर लीजिए और उनको बचा के रखिए। इसमें ये जो इम्यूनिटी की बात की है, ये जितने लोग बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। 10 साल से बच्चों के कम वालों लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके लिए ख़ास चीज़ें हैं कि हम उनको ख़्याल रखें उनका। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है एज़ ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कि ये एक ऐसा वक्त है जो कि हमने जिससे कि लड़ना है, और बहुत एक ढंग से लड़ना है, बड़े एक सुनियोजित तरीके से लड़ना है। बहुत सारा लेकर ले के पीछे हमने लाइनें नहीं लगा देनी हैं, आम चीज़ों के पीछे नहीं बाहर निकलना है कि जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं निकलना है हमने। तो ये एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि हम इस वायरस से अपने आप को बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम एहतियात बरतें तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश ही है कि जो मैं आपसे कहूँ आप इसको आगे स्प्रेड करिए। रियो एक ऐसा माध्यम है जो कि आप जिसके थ्रू मैं आपसे जुड़ा हूँ और जिसके थ्रू आप आगे भी लोगों से जुड़ सकते हो और ये सारी चीज़ें आगे भी फैला सकते हो उसको। तो यही कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप लोगों को स्टे सेफ and yourself also and make others also stay safe। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी आप अगर आप देखें तो ये लाइनें टीवी पे आ रहा है कि लाइनें कैसे लगी हुई हैं। ये देखिए लिकर के बाहर, जो कि बिल्कुल भी ज़रूर नहीं होना चाहिए उनको। ये लिकर शॉप्स के बाद कैसे लाइनें लगी हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी मैं कहता हूँ अवॉइड होना चाहिए इस तरीके का रश बाहर से। So thank you very much to listen to me. Thank you. Sahib?